Assalamualaikum dear learners, welcome back in another video, and today we will talk about a question related to action research, which is of an assignment number 1 of our course code of second semester. So the question is, conduct an action research to find the behavioral problems of the science students, follow all the steps of action research. वैसे तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इसका जो आंसर है एज इट इज़ नहीं जो मौजूद बुक में, तो आप थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूंगी। अगर आपको ये आपने समझ ली पूरी वीडियो देखकर, ईच एंड एवरी स्टेप अगर आपने समझ लिया, तो आप खुद ब खुद इसका आंसर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 50 to 60% तो आंसर इसी तरह ऑडियो में ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, इन बीएड क्वेश्चंस या बीएड का जो भी पेपर वगैरह होता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप डिफाइन कर दें कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं, फिर बता दें कि साइंस स्टूडेंट्स में मोस्टली कौन सी होती हैं, क्योंकि अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट भी साइंस के रह चुके हैं या अगर नहीं भी हैं, तो आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर बिहेवियर को देखा जाए साइंस स्टूडेंट्स के और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, दोनों की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती हैं। दोनों के मतलब अगर आप शरारती बच्चे दोनों सेक्शंस के देख लें, आर्ट्स के और साइंस के, तब भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि उनकी शरारतों में भी डिफरेंस है, उनके बिहेवियर के इश्यूज आ रहे होते हैं उनमें भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपने यही सब बातें लिखनी है। फिर बिहेवियरल इश्यूज की आप एग्जाम्पल्स लिख दें। ये तीनों बातें जो हैं आप गूगल कर लें, बहुत इजीली जो है पहले 2-3 रिजल्ट्स में ही एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी कि कौन कौन से बिहेवियर के इशू होते हैं, कि नॉन सीरियस बिहेवियर होता है या मिस्चीवियस बिहेवियर होता है, या फिर नेग्लिजेंस होती है स्टूडेंट्स में कि वो तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज जो है ना वहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप आ जाएं कि एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं। इसके जो डेफिनेशन है आपको पेज नंबर 81 से भी मिल जाएगी, और कोर्स कोड 8613 जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है वहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो मैं अभी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अगर आप ये पॉज करके पढ़ भी लें तो आपको एक्शन रिसर्च की भी अच्छी भी समझ आ जाएगी और आप यहाँ से उसकी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपने ये जो बिहेवियर के इश्यूज आ रहे हैं साइंस स्टूडेंट्स में, उसको सॉल्व करना है या उसको आइडेंटिफाई करना है। सॉल्व करना ही उनका यहाँ पे मुराद है। तो उसके लिए आप क्या करेंगी, और उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स होते हैं स्टेप वाइज बताएं। ठीक है, वैसे तो हम जनरली तो बता देते हैं ना कि अगर कोई होमवर्क नहीं करके आ रहा तो हमने उसको ये कहा, फिर ये किया, फिर ये टेक्निक अपनाई और वो होमवर्क कराया। ठीक है, होता यही है। आप अगर अपने नॉर्मल रूटीन का भी काम देखें ना, उसमें भी सारे स्टेप्स यही इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने जो भी आंसर अब लिखना है उनको स्टेप्स में डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपकी ये भी बुक पे एक्शन रिसर्च के ही टॉपिक में स्टेप्स दिए गए हैं, मैंने वही वर्डिंग यूज़ की है ताकि रिलेट हो जाए आपका आंसर आपकी बुक से। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें जो वैसे अगर देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन से पहले ऑब्जर्वेशन ही आती है। तो इसमें आपने पहले मेन हेडिंग दे देनी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और फिर ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू। आपने ऑब्जर्व किया कि जो लर्निंग प्रोसेस एक सा ही है। ठीक है, बच्चों में आईक्यू चेंजेस भी होते हैं, लेकिन हमने इस एक्शन रिसर्च में उनके बिहेवियर्स को टारगेट करना है कि बिहेवियर के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने कहा लर्निंग जो टीचिंग प्रोसीजर है वो एक ही है, लेकिन लर्निंग डाइवर्सिटी है कि कुछ स्टूडेंट्स अच्छा लर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो इट मीन्स कि उनके बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, टूवर्ड्स लर्निंग जो सीरियस आपने देखा होगा स्टूडेंट्स होते हैं या जो जिनको शौक होता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। इसके बरकस जिनका इंटरेस्ट नहीं होता वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आपने ये सारी बातें यहाँ पे लिख देनी है। अब नो डाउट उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने पढ़ना तो है, सीखना तो है, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए आपने उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है लर्निंग की तरफ हर हाल में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में आपने ये सारी बातें लिख देनी है, ये आपका 1 से 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो बन जाएंगी। और आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज में बता देना है कि मेरी क्लास में आपको जो पीछे एग्जांपल मिलेगी ना बिहेवियर प्रॉब्लम्स की, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स लिख देनी है कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आई है। सेकेंड स्टेप है
डिफाइन अ सोल्यूशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और आपको सारा आंसर इस पे बेस करेगा। अगर 86-13 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए भी सेम ही है कि उनका जो एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैथडोलॉजी डिफाइन करनी होती है कि किस तरह उन्होंने एक्शन रिसर्च परफॉर्म की, और आप भी इसको अच्छे से समझ लें क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का जो थीसिस है वो होता ही एक्शन रिसर्च पे है। तो सबसे पहले डिफाइन अ सोल्यूशन में हम प्लान बनाया, हमने कहा पहले हम प्री टेस्ट लेके देखेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हमने देखना है कि जो हमने टेक्निक अपनाई है उससे कितना फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा का हमें तभी पता चलेगा अगर हमें उसे पिछली कंडीशन का पता होगा। तो पिछली कंडीशन देखने के लिए हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं। इस केस में आप क्वालिटेटिव टेस्ट ले लें। क्वालिटेटिव टेस्ट ये कि आप एज इट इज़ कोई रिटन टेस्ट ना लें, आप लिख दें कि मैंने बच्चों को परफॉर्म करते वक्त या उनसे ओरल सुनते वक्त या ओरल प्रेजेंटेशन लेते वक्त जो या फॉर्मेटिव असेसमेंट ओरल करते वक्त जो है वो क्या क्या देखा। अच्छा, प्री टेस्ट में आप कह दें कि कॉन्सेप्ट्स थे या नहीं थे और लर्निंग स्पीड क्या थी, या 5 से 6 पैरामीटर्स जो है ना सेट कर लें और उसका ना प्री टेस्ट स्कोरिंग वो होती नहीं आपके पास एग्री, स्ट्रॉन्ग, डिसएग्री वाली या सेटिस्फेक्शन है बीच वाला पॉइंट न्यूट्रल का होता है, यानी वो जो स्केल्स होते हैं 1 2 3 4 5 आपने पढ़ा भी है बीएड के कोर्स में, डिफरेंट कोर्सेज में। तो उस तरह का आपने क्वालिटेटिव टेस्ट बना लिया, ठीक है। फिर आपने अब ये तो प्री टेस्ट हो गया पिछले उनकी प्रेजेंट सिचुएशन फाइंड करने के लिए। अब आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उनके प्री टेस्ट के स्कोर्स को बेहतर बनाने के लिए। तो इस सवाल में पर्टिकुलर, हर सवाल में ये नहीं होगा, इस सवाल में पर्टिकुलर जो है बिहेवियर का जो इशू है जो ज़्यादातर काउंसलिंग से कोशिश की जाती है कि बच्चों को समझाया जाए और जो सॉल्व किया जाए। और दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आपने देखा होगा, अगर आप बच्चों को क्लास में कह देना कि एंड पे मैंने ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे मैंने टेस्ट लेना है, आपका ओरल टेस्ट लेना है और मैं किसी से भी ले सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एट द एंड ऑफ द क्लास हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने जो टेक्निक्स इस सवाल के लिए सोची हैं कि सूटेबल रहेंगी वो ये दोनों हैं। आप लोगों को अगर कोई और बेहतर लगती है तो आप जवाब में लिख सकती हैं। फिर उसके बाद ये टेक्निक्स अपनाने के बाद फिर पोस्ट टेस्ट, ठीक है। पोस्ट टेस्ट यानी कि टेक्निक्स यूज़ करने के बाद दोबारा टेस्ट लें। अब आपके पास ये पोस्ट टेस्ट में आपने वही चीज़ें चेक करनी है जो आपने प्री टेस्ट में चेक की हैं। फिर अच्छा, ये था प्लान। मैंने सारे प्लान बताने के दौरान ही बता दिया कि आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे स्टेप आएगा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आपने प्री टेस्ट के जो स्कोर्स कलेक्ट किए और पोस्ट टेस्ट के जो स्कोर्स कलेक्ट किए, जो असेसमेंट कलेक्ट की, उसको आपने कलेक्ट किया और उसको ऑर्गेनाइज किया कि किस बच्चे के पहले कितने स्कोर थे, फिर कितना स्कोर हुआ। इंडिविजुअल आप कर लें या एवरेज कर लें या परसेंटेज कर लें, वो आपकी मर्जी होती है। फिर उसके बाद अब एनालाइज आपने करना है, यानी आपने कंपेयर करना है प्री टेस्ट के रिजल्ट्स को, पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट्स को, और देखना है कि क्या कोई बेहतरी आई है या नहीं आई, ठीक है। इसे हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स। फिर इसकी बेस पे आपने अब कंपेयर कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है अच्छा अगर बेहतरी आई है तो इसका मतलब मेरी टेक्निक ठीक है, या जिस हद तक बेहतरी आनी चाहिए उस हद तक नहीं आई तो मुझे क्या पता अपना दोबारा से प्लान बनाना पड़े, या बिल्कुल बेहतरी आई ही नहीं है तो फिर आप कंक्लूजन से दोबारा जो है सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं, डिफाइन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो फ्लो डायग्राम है ये आपने जो है वो ज़रूर ड्रॉ कर देनी है एक पेज पर, और फिर उसके बाद जो है आपने हर एक जो है ये स्टेप उसको एक्सप्लेन कर देना है इस तरह, ठीक है। 1 बाय 1 आपने हर स्टेप की डिस्क्रिप्शन जो है एक्सप्लेन कर देनी है। मेरा जो आप लोगों के लिए मशवरा है ये कि वो आप कंक्लूजन में कह दें कि बेहतरी काफ़ी आ गई है पोस्ट टेस्ट के रिज़ल्ट्स को देखते हुए, और इसलिए मेरी जो एक्शन रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर जो है आप अपना आंसर लंबा करना चाहते हैं और आपके पास और भी आइडियाज़ हैं लिखने के लिए, तो बेशक आप कंक्लूजन में कह दें कि जो रिक्वायर्ड बेहतरी थी वो नहीं आई, इसलिए मैंने दोबारा से प्लान बनाया है और दोबारा से प्लान में मैंने ये चेंजिंग्स की हैं और फिर मेरी कंक्लूजन आई है। क्योंकि रिसर्च होती यही है कि आप बार बार ट्राई करते हैं कि और बेटर से बेटर सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं।
आई होप आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। और भी कोई अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका एज इट इज़ आंसर बुक में मौजूद नहीं है तो उनको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर बुक में मौजूद है या जो सिंपलर हैं और जो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो वो तो आई थिंक आप सबको खुद ही करने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स एंड ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।